आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमदार 10। उद्धव ठाकरे के पास कितने अब सांसद बचे हैं? शिवसेना यूबीटी के कितने सांसदों ने बगावत की है, इसकी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। उद्धव सेना में टूट पर आज औपचारिक मुहर लग जाएगी, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद शिवसेना यूबीटी ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई है। यह बैठक दिल्ली में संसद भवन परिसर में ही होनी है और इसके लिए व्हिप भी जारी किया गया है। बैठक में उन 6 बागी सांसदों को भी चिट्ठी लिखकर शामिल होने के लिए कहा गया है जिन्होंने बगावत की है। स्पीकर से मिलकर अलग गुट के तौर पर मान्यता दिए जाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि उद्धव सेना के 6 बागी सांसदों ने कल स्पीकर से मुलाकात की थी, जिसके बाद उद्धव गुट के सांसद भी स्पीकर से मिले थे। अब उनसे संवैधानिक तरीके से फैसले लेने की अपील की गई थी। उधर पार्टी में बगावत का विरोध भी शुरू हो गया है। शिवसेना यूबीटी के समर्थकों ने हिंगोली में प्रोटेस्ट भी किया। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब उद्धव की सेना में बगावत हुई है। 4 साल पहले भी एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी और उद्धव से उनकी पार्टी और सिंबल तक छीन लिया था। अब एक बार फिर से उद्धव की पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन टाइगर चलाया जा रहा है, जिसमें उद्धव की सेना फंस गई है। अब सवाल तो यही है कि आखिरकार उद्धव की सेना में बार बार बगावत क्यों होती है? देखो, ये आज हमारे पार्टी के लोकसभा के नेता अरविंद सावंत जी ने जो व्हिप बजाया है, व्हिप सबको दिया है, हमारे सभी सांसदों को, कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के हमारे पार्लियामेंट ऑफिस में हो रही है और कुछ विषयों पर चर्चा करना जरूरी है। इस प्रकार का ये व्हिप है, 3 लाइन का व्हिप है। तो आज हम 11 बजे हमारी जो बैठक है शुरू करेंगे। और इस खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सचिन चौधरी जुड़ गए हैं। सचिन, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं, ताजा अपडेट क्या है? आज की जो बैठक होने जा रही है, आखिरकार उसमें कितने सांसद पहुंच सकते हैं? देखिए अमित, अभी संजय राउत और अरविंद सावंत उनके इस निवास स्थान पर मौजूद है। हालांकि संजय राउत राज्यसभा के सांसद है, अरविंद सावंत एकमात्र जो है लोकसभा के सांसद, वो यहाँ पर मौजूद है। अनिल देसाई जो है उद्धव ठाकरे शिवसेना के गुट से जुड़े हुए हैं, वो पार्टी के चीफ व्हिप है, उन्होंने व्हिप निकाला है, तो जाहिर सी बात है वो भी वहां पर उपस्थित रहेंगे। और राजा भाऊ वाजे जो नासिक से सांसद है, कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, वो 3 सांसद अभी तक फिलहाल उपस्थित रहने की संभावना है। इसके अलावा जो 6 बागी है, इनमें से किसी का कोई अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। संजय राउत से सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या कोई सांसदों से चर्चा हुई है, क्या आने वाले हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई चर्चा नहीं हो, कौन आएगा नहीं आएगा उनको नहीं पता। लेकिन उन्होंने एक पार्टी की प्रक्रिया होती है, कानूनी लड़ाई जिस तरह से वो लड़ रहे हैं, उसको पूरा करने का काम किया है। सांसदों को कल ही व्हिप जारी कर दिया गया था और व्हिप उनके घर पे पहुंचा है, फिजिकल रूप में पहुंचा है, ईमेल के द्वारा पहुंचा है। और अगर वो आज 11 बजे के बैठक में नहीं आएंगे तो फिर उनके खिलाफ कानूनन जो कार्रवाई है वो की जाएगी। उन्होंने जो है कुछ उदाहरण भी बताए थे कि जिस तरह से अगर वो उपस्थित नहीं रहते तो उसके बाद जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और उनका निलंबन किया जा सकता है। तो एक कानूनी प्रक्रिया है, जो ये कानूनी प्रक्रिया समझा रहे थे संजय राउत, जैसा कि आप बता रहे हैं, उसको हम जरा स्टूडियो में भी समझ लेते हैं। प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि ये जो व्हिप जारी होता है, जितनी मेरी समझ है, ये तो हम जानते हैं कि जो संसद में कोई बिल आने वाला होता है, पारित होने वाला होता है, तब बोला व्हिप दिया जाता है। क्या संसद से बाहर व्हिप लागू हो सकता है? कोई कानून है इस पर? देखिए, ये जो व्यवस्था जैसा आपने कहा, ये व्हिप जो होता है वो विधायी व्यवस्था के लिए होता है और विधायन सिर्फ मेरे ख्याल से वोटिंग से तो रिलेटेड है ही, लेकिन जो भी संसद और जो भी मतलब विधायन के अंदर या विधायिका के अंतर्गत होता है उस पर ये होता है। ये पूरी व्यवस्था जो है पलित जी, मुझे लगता है कि एक तरफ तो ये बिल्कुल स्पष्टता दिखा रही है कि राजनीति में अवसरवाद कितना हावी होता जा रहा है, लेकिन इस बात को भी समझना हमें होगा कि इस पूरे प्रकरण से ये भी पता चल रहा है कि जो परिवारवादी राजनीतिक व्यवस्था है उसकी भी अपनी सीमितताएं हैं। और आज जिस प्रकार से अगर इंडिया एस्पिरेशनल हो रहा है, मैं किसी अवसरवादी राजनीति को समर्थन नहीं दे रहा,
लेकिन जिस प्रकार से अगर एस्पिरेशनल होता जा रहा है भारत, तो जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रतिनिधि हैं, उसको भी कितने व्यग्रता से और कितनी इंटेंसिटी से काम करना होता है। पॉलिटिक्स का तो सर नाम ही ये होता है कि ना अवसरवादी। सज्जन जी छोटा सा आंसर लेते फिर आगे। नहीं, देखिए इसमें कानूनी तौर पर जैसा सर ने बताया है, उसमें ये जो व्हिप का ट्रेडिशन है ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया है। वहाँ पे कोई सदस्यता खोता नहीं है। वहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन व्हिप होती है। 1 लाइन में क्या होता है कि आपको वॉलंटरली अटेंड करना है और वोट करना है, आपके ऊपर है। 2 लाइन में होता है कि अटेंड करना कंपलसरी है, वोटिंग जो है वॉलंटरी है। 3 लाइन व्हिप जो अभी इन्होंने दिया है उसमें अटेंडेंस और वोटिंग दोनों कंपलसरी है। तो ब्रिटेन में चाहे संसद का सत्र चले या ना चले, व्हिप दोनों जगह है, उसकी कोई कानूनी ये नहीं है। भारत में क्या है कि हमने उसको लिया है और डिफेक्शन को कम करने के लिए वो है कि जब पार्लियामेंट सेशन में रहे और वोटिंग की बात हो तब उसकी कानूनी व्यवस्था और वो व्यवस्था सचेतना के लिए, समझिए व्हिप का हिंदी होता है सचेतक, तो वो चेतना जागृत कराता है। तो चेतना तो जागी है ना उनकी, जो लोग हैं उनकी चेतना जागी। उनको लगता है कि हमारा जो फ्यूचर है वो इस पार्टी में नहीं है, किसी और के साथ जाना चाहते हैं, तो उनकी चेतना ने उनको बताया। लेकिन ऐसी ही चेतना बंगाल में भी जगी, और ऐसी चेतना जगी कि दिल्ली की जो दीदी की पार्टी है, दिल्ली से लेकर बंगाल तक खंड खंड हो गई। अब बंगाल में ममता बनर्जी की सिक्योरिटी को लेकर भी सियासी घमासान छिड़ गया है। टीएमसी ने दावा किया कि ममता बनर्जी के पुराने पीएसओ को हटा दिया गया है। अब टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि ममता बनर्जी के दोनों पुराने पीएसओ को हटा लिया गया है। अब ये पीएसओ जो है, उनके जो सिक्योरिटी थे, ये पिछले 20 साल से ममता बनर्जी के साथ थे। अब सिक्योरिटी में तैनात लोगों को हटाने के बाद टीएमसी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सुरक्षा में लंबे समय से तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटा लिया गया है, और ये कहीं से भी सही नहीं हुआ है। इसके अलावा पूर्व सीएम को अलग थलग करने की वजह से उनके ऊपर खतरा भी पैदा हो रहा है। अब टीएमसी के आरोपों को शुभेंदु सरकार ने बेबुनियाद बता दिया है और इसे तथ्यहीन बताया गया। शुभेंदु सरकार का तो दावा है कि दीदी के जो पीएसओ हैं हटाए नहीं गए बल्कि बदल दिए गए हैं। सरकार का यह भी दावा है कि पीएसओ दीदी की सुरक्षा में 20 साल से तैनात थे, वो आरपीएफ यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स के कैडर के थे और उन्हें वापस उनके मूल कैडर में भेज दिया गया है। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि ममता बनर्जी को दी जाने वाली Z+ सिक्योरिटी जारी है। आपको बताते हैं कि इससे पहले जब बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की हार हुई थी, तब ममता बनर्जी के घर के बाहर लगे भारी भारी लोहे के जो बैरिकेड्स हैं और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी थी, उसको हटाया गया था। तब भी सवाल उठाए गए थे और उस समय भी सरकार ने यह कहा था कि दीदी के पास जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है उसे हटाई नहीं गई है, उनके पास अभी भी Z+ सिक्योरिटी है और Z+ सिक्योरिटी में करीब 55 जो पर्सनल्स होते हैं वो तैनात रहते हैं। इसके अलावा एस्कॉर्ट गाड़ी मिलती है, पेट्रोल गाड़ी मिलती है, पायलट गाड़ी मिलती है और 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। इसमें कोई कटौती नहीं हुई है। ममता बनर्जी की सिक्योरिटी को लेकर टीएमसी गुस्से में है। टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने बड़ा आरोप और विवादित बयान भी दे दिया। कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि अगर ममता को कुछ हुआ तो बंगाल जल जाएगा। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने सोशल मीडिया एक्स पर प्लेटफॉर्म पर यह लिखा है, शुभेंदु और भाजपा क्या चाहते हैं? आप बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ममता दीदी की पुलिस सुरक्षा हटाकर आपकी मंशा क्या है? कहीं आप किसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम तो नहीं देना चाहते हैं? यदि उनको कुछ हुआ तो बंगाल जल जाएगा। अब क्या बोलें सर इसमें कि इन्होंने लिखा है कि सिक्योरिटी हटा दी गई है, लेकिन किसी भी एक्स सीएम की सिक्योरिटी तो हटाई नहीं जा सकती ना, Z+ सिक्योरिटी तो होगी। देखिए सिक्योरिटी क्या है और उसका क्या असेसमेंट होगा, ये जो तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था है वो करती है। जैसा मैंने बिहार के मामले में भी पहले कहा था, वो ये तय है कि जहाँ तक कोई भी सत्ता पक्ष, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, वह अपने पर बेवजह कोई आरोप क्यों लेना चाहेगा। तो कई दफे सिक्योरिटी और जैसा पीएसओ को हटाया गया, नए पीएसओ दिए गए, तो सिक्योरिटी में ये बार बार अगर आप एक ही व्यक्ति को लगाए रखते हैं तो इनफैक्ट उससे सिक्योरिटी को ज्यादा खतरा है। इसलिए सिक्योरिटी में लोगों का बदलाव भी जरूरी है। सर 20 साल से आरपीएफ, सोचिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो जवान थे वो उनकी सुरक्षा में तैनात थे जब वो रेल मंत्री हुआ करती थी तब से। तो बहरहाल इससे जरा बदला गया। लेकिन महाराष्ट्र के साथ ही साथ अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र बंगाल, तो अब महाराष्ट्र के बाद अब खेला उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। एक बात कहना चाह रहा था बता दीजिए टीएमसी के बारे में कि हमेशा हमने ये सोचा था और देखा भी था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। बंगाल के मामले में पहली बार ऐसा लगा छोटी मछली कि एक छोटी मछली भी क्या कहें उसको, एनसीपीआई को क्या कहा जा सकता था, उसने एक बहुत बड़े मछली को खा लिया। नहीं, ये तो आपके पॉलिटिकल साइंस का भी एक चर्चा का विषय रहेगा, एक सब्जेक्ट के तौर पे इसको पढ़ा सकते हैं आप। अच्छा, महाराष्ट्र बंगाल के बाद हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं क्योंकि यहां पर भी कोई खेला होने जा रहा है। एनडीए का दावा है कि समाजवादी पार्टी टूटने जा रही है। ओपी राजभर के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि सपा के 25 से ज्यादा सांसद टूटने के लिए तैयार बैठे हैं।
मौर्य ने कहा है कि गनीमत यह है कि बीजेपी उन्हें ले ही नहीं रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने इन दावों को भी बेबुनियाद बता दिया है। उनका तो कहना है कि यूपी सरकार में जो मंत्री है ओम प्रकाश राजभर, वो तो ये कहकर सबको चौंका दे रहे हैं कि एसपी के सांसद रामगोपाल यादव ने अमित शाह को एक चिट्ठी देकर उन सांसदों के नाम दिए हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती। वो साइकिल सैफई जा सकती है, लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं जा सकती। अब केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही सपा में टूट पर ओपी राजभर ने भी बड़ा दावा किया। ओपी राजभर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है कि बागी सांसदों का गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की बागी भूमिका एक लाल करेगा। ओपी राजभर ने सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत करने का आरोप लगाया। ओपी राजभर ने कहा कि इस घटना से बागी बलिया का लाल बहुत आहत हुआ है। ब्राह्मणों के अपमान को ओपी राजभर ने आग में भी डालने का काम बताया है। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को पीसी वाली नेतागिरी छोड़कर सांसद बचाओ अभियान शुरू करने और दुखी सांसदों के घर जाकर माफी मांगने की सलाह दी है। तो यही वो पोस्ट है। सीबीआई जो खनन का में जांच कर रही थी, सीबीआई अखिलेश यादव जी का नाम है। सीबीआई ने एफआईआर में अखिलेश जी का नाम, गोमती रिवर फ्रंट में अखिलेश जी के परिवार के तमाम, शिवपाल जी से लेके रामगोपाल के लड़के से लेके तमाम लोगों के नाम उसमें हैं। इनसे बचने के लिए ये लोग कभी गृह मंत्री जी से मिलते हैं तो कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। गुलदस्ता लेके अखिलेश जी कभी चले जाते हैं मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी में टूट के दावों को तो बेबुनियाद बता दिया है। अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर का नाम लिए बगैर कहा कि जो सत्ता के लिए खुद पाला बदलते रहते हों, उनकी बातों पर क्या कहना। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी के तमाम नेता पाला बदलने को तैयार बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है। अब सर, ये बागी लाल में जो नाम समझ में आ रहा है उसमें तो सनातन पांडे जी का ही नाम समझ में आ रहा है जो बलिया से एमपी हैं। तो आपके पास कोई खबर है क्या वही बागी होने जा रहे हैं क्या? देखिए, बिस्मार्क ने कहा था कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और जिस प्रकार से खास करके विगत सप्ताहों से पार्टियों का चल रहा है, तो कौन कहाँ टूटेगा और कौन कहाँ जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं ये भी नहीं कह सकता कि समाजवादी पार्टी में टूट होगी, ये भी नहीं कह सकता कि वो टूट नहीं होगी। तो मुझे तो ये बिल्कुल लग रहा है कि, और ख़ास करके जैसा मैंने पहले भी बताया कि समाजवादी पार्टी के में भी अंतर्विरोध बहुत हैं। परिवारवाद और परिवार, क्योंकि अगर आप देखिए तो उस व्यवस्था में जो समाजवादी पार्टी की व्यवस्था, उसमें बड़े जो पद हैं। सर, आप तो परिवारवाद के पीछे ही पड़ गए हैं जिस तरह से बीजेपी पड़ी हुई है। लेकिन सज्जन जी, पहले हमने नाम को लेकर हम थोड़ा सा चर्चा करें, फिर परिवारवाद पर तो आएंगे। लेकिन सनातन पांडे, क्या यही उन्हीं की तरफ इंगित किया जा रहा है? क्या इनका मतलब कि इस तरह का कुछ है बैकग्राउंड कि वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं या कुछ टूट सकते हैं या कुछ अपना गुट बना सकते हैं? देखिए, दो पक्ष, क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा है वो बहुत चर्चा में आए थे जब उन्होंने हाल ही में जनवरी में कहा था कि जो अधिकारी काम नहीं करेगा उसको जूता मारेंगे। और एक मणिकर्णिका का घाट को लेकर जब रीडेवलपमेंट का हो रहा था तब उनकी बहुत चर्चा में आए थे, क्योंकि वो वाराणसी आने वाले थे, बनारस, उनको रोका गया। देखिए, वैसे कहने के लिए तो ओपी राजभर जी जो कह रहे हैं 2022 के चुनाव में सबसे ज्यादा जहर ब्राह्मणों के खिलाफ, सवर्णों के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ यही उगल रहे थे। हाँ, हालांकि अभी जो एक नेशनल टेम्पलेट आप देखिए, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, उसमें हर किसी को जैसे ही लगता है, जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कि जिस पार्टी के साथ हैं, जैसा चंद्रचूड़ जी बता रहे हैं कि उसमें अगर आपको उम्मीद नजर नहीं आती तो आप अप्रासंगिक नहीं होना चाहते हैं। वैसी स्थिति में इच्छा रहती है। लेकिन अभी यूपी का जो ये चीज है, मुझे लगता है 27 के मद्देनजर ये बयानबाजी ज्यादा है, एक दूसरे पे तन ज्यादा है, क्योंकि अभी भी वहां पे बंगाल या महाराष्ट्र जैसी वो बात नहीं है कि देखिए होता क्या है कि आप विपक्ष में रहें और दमदार विपक्ष हो
फिर तो आपके साथ लोग टिकेंगे। जब ये हो जाए कि आपकी प्रासंगिकता जो उद्धव ठाकरे की हो गई या टीएमसी की लोग मानने लगे थे कि जहां भी जाओ जनते अंडा फेंक रही है, वो स्थिति मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की अभी नहीं है। वो मैंने पहले भी कहा कि जैसे बिहार में राजद और उत्तर प्रदेश में समाजवादी उस रूप में नहीं है जैसे उद्धव ठाकरे जी रहे या ममता जी रही, क्योंकि ममता जी वर्षों के सत्ता के बाद बाहर आ गई, ये तो कम से कम पिछले कई वर्षों से विपक्ष में हैं। लेकिन अब वो धैर्य भी कितने दिन तक रखेंगे सांसद, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि सांसद होना एक बात है और सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी कर देना एक दूसरी बात होती है। और जिस प्रकार से भाजपा का प्रभुत्व बढ़ता चला गया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में थोड़ा और इंतजार करते हैं प्रोफेसर साहब। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस पर और भी चर्चा करने का मौका मिलेगा, आपसे और भी समझने को मिलेगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एसआईटी ने अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे चोरी की जांच और तेज कर दी है। चोरी की जांच कर रही टीम लगातार मंदिर से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। मंदिर में श्रद्धालुओं से जो दान दिए गए हैं उसके पैसे में भी कितनी हेराफेरी और किसने हेराफेरी की उसकी इस वक्त छानबीन हो रही है। राम मंदिर में लगी 40 दान पेटियों को लेकर भी लगातार ये पता लगाया जा रहा है कि इसमें से जो दान आता था उसको किस तरह से शिफ्ट किया जाता था। एसआईटी के रडार पर वो सभी कर्मचारी और अधिकारी हैं जो मंदिर में चढ़ावे की रकम काउंटिंग करने के काम में जुटे थे। एसआईटी की जांच के दायरे में 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं और अब तक एसआईटी की टीम ने 40 से ज्यादा कर्मचारियों अधिकारियों से पूछताछ की है। एसआईटी की जांच के बीच एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दस्तावेजों से सामने आया है कि पिछले 11 महीने में मंदिर को जितना चढ़ावा मिला उससे ज्यादा तो बैंक में जमा फंड पर ब्याज मिल गया है। अब मंदिर में गड़बड़ी सिर्फ चढ़ावे तक सीमित नहीं है, ये उन बेहिसाब खर्चों तक भी बढ़ गई है जिन्हें ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने किया, लेकिन ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को भी कभी पूरी जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में अब मांग उठने लगी है कि राम मंदिर ट्रस्ट में एक इंडिपेंडेंट सीईओ होना चाहिए। 11 महीने में राम मंदिर को दान में करीब 83 करोड़ रुपए मिले हैं। एसआईटी की टीम एक एक करके सबूत इकट्ठा कर रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हर दिन में एक नए खुलासे हो रहा है और यह सभी जानकारी सामने आई है कि मंदिर के कई कर्मचारियों ने ट्रस्ट की मिलीभगत से अपने रिश्तेदारों को नौकरी में भी लगा दिया और साथ में मिलकर चढ़ावे के खेल में हेराफेरी करने लगे। अब इसमें पहला नाम तो आ रहा है राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का, जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। टिन्नू यादव पहले चंपत राय के ड्राइवर थे, लेकिन बाद में वो मंदिर का पूरा मैनेजमेंट संभालने लगे। आरोप है कि टिन्नू यादव ने अपने कई रिश्तेदारों को मंदिर में नौकरी लगवाई। टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव को मंदिर के कर्मचारी के तौर पर रखवाया। मनीष यादव मंदिर में यात्री सुविधा केंद्र में दान के पैसे गिनने का काम करता था। उस पर दान के चढ़ावे में हेराफेरी करने का आरोप है। मनीष यादव के पास से 36 लाख रुपए मिले हैं और इसके साथ ही टिन्नू ने अपने छोटे भाई बलराम यादव को भी मंदिर में नौकरी दिलवाई। बलराम यादव पहले नगर पालिका में काम करता था, लेकिन बाद में मंदिर में दान की पेटी संभालने का काम करने लगा। अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी पूरी गहनता से जांच कर रही है और मंदिर परिसर में कैश काउंटिंग रूम, दान पेटियों और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि मामले में और भी कई आरोपियों के नाम सामने आ सकते हैं। 7 जून को सबसे पहले सपा नेता ने इस मामले में पवन पांडे ने चढ़ावा चोरी का आरोप लगाया था। इसके बाद 9 जून को निपेंद्र मिश्रा ने मंदिर के ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक की थी। अब परिवारवाद की बात हम पॉलिटिक्स में कर रहे थे, देखिए यहां पर भी टिन्नू यादव जी ने पूरा का पूरा जो अपना कुनबा ही इसमें लगा दिया है। अब ये सब चीजें जो निकल कर आती हैं तो वाकई में ऐसा लगता है कि लोगों की आस्था के ऊपर चोट नहीं तो और क्या है। ये भ्रष्टाचार जो है वो इन सब चीजों से ऊपर होता है। इसमें ये बिल्कुल समझ लीजिए कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो सकता है। यहाँ मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा हूँ। एक बात तय है कि जो भी वहाँ मंदिर में हुआ वो अनैतिक, अशोभनीय और जितनी निंदनीय हो सकती है उससे ज़्यादा निंदनीय जिस भी शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए वो है। लेकिन क्योंकि ये जब समझिए इसको, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने न्यास बनवाया था, लोगों की आस्था का प्रश्न है, लोगों के विश्वास का प्रश्न है, सनातन धर्म की विश्वसनीयता का भी प्रश्न है, जिस प्रकार से वहां पर वो किए जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं, चाहे वो न्यास से संबंधित हो या जो भी हो, हाँ, इसमें कहीं से भी कोई भी कुताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि जब आस्था पे चोट होती है तो आप समझते हैं ना पूरा आपका अस्तित्व हिल जाता है और ये कहीं से भी किसी को इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, कोई भी हो। अब 2 राज्यों में अब राज्यसभा को लेकर भी चर्चा हम कर लेते हैं। 3 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है, जिसमें झारखंड की 2 सीट और मिजोरम की 1 सीट शामिल है। झारखंड की 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार हैं, तो वहीं पर मिजोरम की 1 सीट पर 2 उम्मीदवार हैं, अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। सबसे दिलचस्प मुकाबला झारखंड में है, जहां पर जेएमएम की ओर से बैद्यनाथ राम
ताल ठोक रहे हैं। हालांकि उनकी जीत तय है क्योंकि जेएमएम के पास 34 वोट हैं और उसमें से 28 वोट उनको मिलने हैं। 6 एक्स्ट्रा जो बचेंगे तो वहीं टक्कर कांग्रेस के प्रणब झा और निर्दलीय परिमल नाथ वानी के बीच हो रही है क्योंकि कांग्रेस के पास 16 वोट हैं। अब कांग्रेस को जीत के लिए 12 वोटों की जरूरत है, यानी कि सभी सहयोगी दलों के इनको वोट चाहिए होंगे, जिसमें जेएमएम के 6 होंगे, आरजेडी के 2 होंगे, लेफ्ट के 4 होंगे, जिस पर वो निर्भर करते हैं। निर्दलीय परिमल नाथ वानी को एनडीए का सपोर्ट मिला है जिनके पास 24 विधायक है, यानी कि उनको सिर्फ और 4 वोट चाहिए। अब वो 4 वोट कैसे वो जुगाड़ करेंगे, यही अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। सज्जन जी, सबसे इंटरेस्टिंग झारखंड है, आज क्या होने जा रहा है, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, इसमें प्रणव झा की सीट फंसी हुई है जो कांग्रेस के उम्मीदवार है। चूंकि 28 ये वोट चाहिए तो 28 वोट के लिए बीजेपी के पास 24 ही हैं। देखिए, वहाँ पे जो इंडिया अलायंस है, इंडिया ब्लॉक है, उसके पास है संख्या, लेकिन सवाल ये है कि हमेशा से देखा गया है कि क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के अपने विधायकों में, क्षेत्रीय विधायक की तो बात छोड़ दीजिए, असम से लेके उड़ीसा से लेके आप बिहार तक देख लीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा रही है। तो वैसी स्थिति में ये बीजेपी ने जो इंडिपेंडेंट परिमल नाथ वानी जी को दिया है, वो 3 बार राज्यसभा के रहे हैं, रिलायंस के साथ उद्योग जगत से जुड़े रहे हैं, हर पार्टी में उनके अच्छे मित्रवत संबंध हैं। तो वैसी स्थिति में क्या क्रॉस वोटिंग 4 विधायकों की होगी या 4 से ज्यादा लोगों की? नहीं, पर इसमें एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रणब झा जिनको कि वहां से उम्मीदवार बनाया गया, दरअसल कांग्रेस के संगठन को देखते रहे हैं। और अगर संगठन से जैसा मुझे नहीं लगता है कि खास करके उनके नाम पर बहुत ज्यादा क्रॉस वोटिंग होगा, होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इसके बावजूद कि सांगठनिक व्यक्ति को अगर चुनाव में उतारा गया और उसके बाद भी क्रॉस वोटिंग हो जाती है। मुझे आपकी बात याद आ गई, मुझे सर की बात याद आ गई। चेतना, अंतर आत्मा जो कहेगी उसी बात को मानेंगे। आज एमएलए विधायक उसी हिसाब से वो वोट करेंगे, उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए क्योंकि रिजल्ट तो आ ही जाएंगे थोड़ी देर बाद और कल इस पे चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, चंद्रचूड़ जी, सज्जन जी आपका भी।